सबसे ज्वलन डिबेट संग्राम में आपका स्वागत है। आज एक बहुत अहम खबर लखनऊ में चर्चा का विषय रही, वो थी यजदान बिल्डर के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। यजदान बिल्डर ने 7 मंजिला इमारत बना ली, 40 फ्लैट बना दिए और उसमें से तमाम लोगों को वो फ्लैट रजिस्ट्री भी, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि वो नजूल की जमीन थी और साथ ही साथ उसके ध्वस्तीकरण का आदेश दे दिया गया। एलडीए के लोग पहुंच गए उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने के लिए। हालांकि वहां के बायर्स को राहत देते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में उसको फौरी राहत तो मिल गई है, स्टे लग गया है, लेकिन सवाल एक बहुत बड़ा ये उठता है कि आखिर ये अवैध थी बिल्डिंग तो रेरा अप्रूव्ड कैसे हो गई। सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये अवैध बिल्डिंग थी, 2 साल से नोटिसेस दिए जा रहे थे, 2 साल से कई बिल्डिंग को सील किया जा चुका था, उसके बाद भी बिल्डिंग में निर्माण कार्य कैसे चल रहा था, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल यह उठता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो रेरा बनाया गया था इस लिहाज से और इस आशय से बनाया गया था कि इसमें इसके जरिए बायर्स के हितों की रक्षा होगी, लेकिन यहां पर कुछ और ही हो रहा है। तो सवाल यह उठता है कि इस तरह की संस्थाओं के बनने से क्या फायदा है। आखिर वो बिल्डर्स के हितों को या बायर्स के हितों को सुरक्षित रखने में नाकाम हो तो उसका क्या फायदा। सवाल सबसे बड़ा यह है कि कोई भी प्रॉपर्टी बायर क्या चीजें देख के खरीदता है प्रॉपर्टी। वो देखता है कि रेरा में अप्रूव्ड है, वो देखता है कि फ्लैट की रजिस्ट्रीज हो रही हैं, इसके बाद वो फ्लैट खरीदता है। लेकिन यहां सब कुछ उल्टा पुल्टा है। सवाल सबसे बड़ा यह भी उठता है कि अगर इस तरह की अवैध बिल्डिंग थी तो उसमें रजिस्ट्रीज क्यों हो रही हैं। इसलिए कि पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में ऐसे केसेस देखने में आते हैं कि एक ही प्रॉपर्टी की 5-5 लोगों को रजिस्ट्री कर दी जाती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या रजिस्ट्री विभाग आज की तारीख में इतना आधुनिक क्यों नहीं हो सका है, कंप्यूटराइजेशन के बावजूद, कि एक ही फ्लैट की रजिस्ट्री, एक ही बिल्डिंग की रजिस्ट्री, एक ही जमीन की रजिस्ट्री, एक ही खेत की रजिस्ट्री 4-4 लोगों को हो रही है और स्टैंप शुल्क से सिर्फ मतलब है रजिस्ट्री डिपार्टमेंट को। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपसे परिचय करा दें। दीपक सोनकर हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी। डीसी चंदानी, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, वो इसके पहलुओं के बारे में बताएंगे कि इस तरह की चीजें आखिर हो क्यों रही हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सूरज सिंह हमारे संवाददाता वहां मौके पर मौजूद हैं, जिनके साथ यजदान बिल्डर्स के बायर्स भी हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उनसे भी चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं, डिबेट की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सूरज का रुख करते हैं। सूरज, आपसे जानना चाहेंगे पूरे दिन में क्या घटनाक्रम हुआ और साथ ही साथ आपसे यह भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके साथ जो बायर्स हैं उनका बयान लीजिए आप और उनसे पूछिए कि ये जो अग्रिम राहत, अग्रिम स्टे लगाया गया है एक तरह से, वो तो एक फौरी राहत है, लेकिन उनका भविष्य आखिर कहां जाएगा। जी देखिए, बिल्कुल आज सुबह से ही एलडीए की बड़ी कार्रवाई हो रही है यजदान बिल्डर पर, और सुबह से ही यहाँ पर जो एलडीए की टीम है वो मौजूद थी, यहाँ पुलिस बल और पीएससी भी मौजूद थी कि ताकि जो बायर्स हैं वो किसी तरह का हंगामा न कर सकें। और हमारे ठीक पीछे जो यजदान की बिल्डिंग है, यहाँ पर आज टीम जो है एलडीए की टीम ने उसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी तमाम मशीनरी सिस्टम से। और जो मुंबई की जो विशेष टीम आई थी इसको ध्वस्तीकरण करने के लिए, तो आज वो भी मौजूद थी, तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। यहाँ पे हमारे साथ कुछ बायर्स हैं जो आज सुबह से ही परेशान थे और लगातार हाईकोर्ट और अधिकारियों के चक्कर लगा रहे थे। जी, क्या नाम है आपका? आशीष श्रीवास्तव। आज राहत मिली है कुछ आप लोगों को? जो हाँ, ये बात जो है सुनने में आया है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट लखनऊ ने स्टे दिया है, लेकिन मेरा आज केस न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन लखनऊ ने एडमिट किया है, जिसमें फर्दर डेट 29/11 लगाई है दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए। हमारे इस चैनल के माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि जब कोई मैटर सब जुडाइस हो गया है और हर जाने से उसका काम चल सकता है, तो ये बिल्डिंग को गिराने से कोई फायदा नहीं। इसमें हम 38 लोग जो हैं फ्लैट ऑनर, सबके सब रोड पे आ जाएंगे। साथ ही साथ सारे लोगों के लिए एक बात और है कि ये जो लिस्ट डीड की सरकार बात कर रही है,
ये लीज 2032 तक वैलिड है। 2032 तक तो ये जमीन लीगली तौर पे वापस नहीं ली जा सकती। जब कोई जमीन 2032 तक वैलिड है तो केवल ये नक्शा जो है, केवल ऐसा ऑर्डर पहला होगा कि नजूल की भूमि होने के कारण बिल्डिंग गिराई जा रही है, जबकि नजूल की भूमि का सीधा सा नियम है फीस जमा होकर जमीन फ्री होल्ड हो जाती है। और इस प्लाट का आधा भाग फ्री होल्ड हो चुका है इसी एलडीए और नजूल विभाग द्वारा। जब आधा फ्री होल्ड हो चुका तो आधा को फ्री होल्ड करने में क्या दिक्कत है? ये जो बिल्डिंग गिराई जा रही है सरासर मनमानी का नतीजा है, जिसकी वजह से गिराई जा रही है। साथ ही साथ मेरा मैटर जब सब जुडाइज हो चुका है तो इसे न्यायिक तौर पे नहीं गिराना चाहिए। सेम उस तरीके से कि किसी आतंकवादी तक को फांसी लगा दी जाती है और वो क्षमा याचना करता है तो क्षमा याचना निस्तारण तक रोका जाता है। जब ये मैटर सब जुडाइज है तो एलडीए को कतई 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 नहीं गिराना चाहिए। आप लोगों ने बताया तमाम कागजात हैं आपके पास, रजिस्ट्री है, तमाम कागजात हैं, लेकिन फिर भी क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है? ये भी बता रहा हूं, इसमें मेरे बिल्डर का कुछ ढीलापन रहा। बिल्डर एलडीए के पास से जब केस चला तो बिल्डर उन केसेस में अपीयर नहीं हुआ। जितना भी एलडीए का आर्डर है वो, अगर कोई भी आर्डर है, सब एक्स पार्टी आर्डर है, उसमें बिल्डर की ओर से कोई भी व्यक्ति आर्गू करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए नहीं गया। और कोई भी एक्स पार्टी आर्डर आसानी से हो जाएगा अगर जब एक व्यक्ति अपनी बात कहेगा एक नहीं सुनेगा। इसलिए ये एक्स पार्टी आर्डर हुए हैं। इसमें भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के तमाम दिशा निर्देश है। बिना अफेक्टेड पार्टी, जो कि हम बायर्स हैं, हम बायर्स को सुने बिना ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करना बहुत ही गलत है। आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही थी, आप लोग एलडीए ऑफिस गए थे और मंडला आयुक्त कार्यालय गए थे, क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ राहत मिली आप लोग? नहीं, मैं आज एलडीए ऑफिस नहीं गया था, मैं बता भी नहीं सकता हूं। मैं आज दिन भर सिविल कोर्ट में रहा, मुझे सिविल कोर्ट से राहत मिली है। सिविल कोर्ट ने मेरा केस एडमिट करके इशू नोटिस किया है। कल नोटिस द्वारा रजिस्ट्री डाक और बाई हैंड भी एलडीए के पास पहुंचाए जाएंगे। तो कल तक सुनवाई है? कल क्या कुछ सुनवाई 29/11 नेक्स्ट डेट लगी है, जिसमें एलडीए को अपना पक्ष रखने को कहा है। नैतिक तौर पे एलडीए को ये बिल्डिंग जब मैटर सब जुडाइज हो गया है कतई नहीं गिरानी चाहिए। तो एलडीए की कार्रवाई जारी रहेगी ध्वस्तीकरण की? अब ये तो एलडीए की मनमानी के नतीजे ही है जो बिल्डिंग गिर रही है। मनमानी से वो कुछ भी करें, लेकिन लीगल तौर पे ये मेरी ही नहीं, किसी भी आप एडवोकेट की राय लेंगे, लीगल तौर पे जब एक बार मैटर सब जुडाइज हो गया तो बिल्डिंग नहीं गिराई जानी चाहिए। तो साफ तौर पे आपने सुना कि जिस तरह से बायर लगातार एलडीए पे आरोप लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं एलडीए की जो मनमानी है उसके कारण ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। सूरज, आपसे ये जानना चाहेंगे, जो आज स्टे मिला है उसमें कुछ टाइम फ्रेम है, इसलिए कि ऐसा शायद सुनने में आ रहा है कि 1 या 2 दिन में फिर से सुनवाई होगी, तो इसका फ्यूचर किस तरफ इशारा कर रहा है? जी बिल्कुल, जो बायर्स हैं उनका कहना है कि कुछ राहत मिली है उनको हाईकोर्ट द्वारा, और जो ध्वस्तीकरण है वो आज रात तक रोका गया है, कल सुनवाई होगी। क्या कुछ रहा है आज जो हाईकोर्ट में, जो आप लोगों ने कोर्ट में वहां पे तमाम दस्तावेज रखे, क्या कुछ राहत मिला है? कब होगी इसकी फाइनल सुनवाई और क्या निष्कर्ष निकल सकता है? इसकी फाइनल सुनवाई तो नेक्स्ट डेट बाद में आएगी, लेकिन ये जो है केस एडमिट हुआ है हाई कोर्ट में। हमारे मित्र हैं अशाम भाई, उनके भी 2 फ्लैट हैं, उन्होंने मुझे फोन पे बताया, पर मैंने ऑर्डर नहीं देखा है। लेकिन एलडीए की एक मनमानी और देखिए, मैंने ये बिल्डिंग नवंबर 2021 में खरीदी। 2016 के ऑर्डर के बाद जब मैं 21 में ये बिल्डिंग देखने आया था, एलडीए का कोई नोटिस बोर्ड नहीं लगा था कि ये बिल्डिंग गिरने को है। अगर इस टाइप का कोई पब्लिकली नोटिस बोर्ड होता या एलडीए की वेबसाइट पे होता तो नहीं होता। रेरा अप्रूव बिल्डिंग मैंने ली है। अगर रेरा अप्रूव बिल्डिंग का भी यही दशा होना है तो सरकार से विनम्र निवेदन है कि रेरा विभाग ही बंद कर देना चाहिए। और एलडीए ने जानबूझकर ये बिल्डिंग इतनी ऊंची बनने दी क्योंकि उसकी बिल्डर से मिली भगत थी। जब बिल्डिंग बन जाए, फ्लैट बिक जाए तो बिल्डिंग गिराओ। जी, एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बनने के बाद ही क्यों कार्रवाई हुई? इससे पहले भी तो जब यह काम शुरू हुआ तब भी कार्रवाई हो सकती थी। मेरा भी यही सवाल है, अगर एलडीए ने पहले ही ये कर दिया होता तो स्थिति ये है कि जो भी बैनामे हुए हैं 80% बैनामा 2016 के बाद के हुए हैं। अगर कार्रवाई तो दूर की रही, एक नोटिस बोर्ड तक होता, और जैसे इस समय पेपर में है, हर जगह पेपर में आ रहा है, इस टाइप की न्यूज तक होती तो हम लोग क्यों लेते? हम लोग बैंक से लोन ले लेके ये फ्लैट खरीदे हैं। और अफेक्टेड कौन हो रहा है? आम आदमी
और बिल्डर का क्या है, वो अपनी फर्म बदल लेगा, पैसा किसका मारा जाएगा। अगर यही बात है तो सरकार हम लोगों का एटलीस्ट पैसा तो दिलवाए, फिर बिल्डिंग गिरवाए। जी देखिए, साफ तौर से बायर्स का कहना है कि जब ये बिल्डिंग बन गई उसके बाद यहाँ पर एलडीए द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अगर ये पहले से सूचना होती, बायर्स को खरीदने से पहले यहाँ कोई नोटिस चस्पा होती कि ये जमीन, ये जो बिल्डिंग है वो अवैध है, तो शायद बायर्स इसको ना खरीदते। जी सूरज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और हमारे साथ तमाम मेहमानों का पैनल मौजूद है। एक बार फिर से परिचय करा दें। दीपक सोनकर, बीजेपी प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चंचल यादव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आप भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डीसी चंदानी साहब हैं, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप तीनों हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहला सवाल दीपक सोनकर जी आपसे करना चाहूंगा मैं। दीपक जी, एक बात बताइए, रेरा का गठन इसलिए हुआ था कि बायर्स के हितों की सुरक्षा की जा सके। ये बिल्डिंग रेरा अप्रूव्ड थी। कहा जा रहा है कि 2 साल पहले इस बिल्डिंग को एक बार सील कर दिया गया था, उसके बाद भी बिल्डर इसको बनवाता रहा। कहा यह जा रहा है कि नजूल की जमीन है और जो पैसे जमा करके उसको फ्री होल्ड कराने का मसला था वो नहीं हो सका। सवाल ये उठता है कि रातों रात ये बिल्डिंग्स नहीं बनती हैं, रातों रात तो ये बिल्डिंग्स बनती नहीं है, तो आपकी अथॉरिटीज में जो भ्रष्टाचार है वो कब खत्म होगा? देखिए मयंक जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से आपने ये सवाल उठाए, ये सवाल हैं, और जिस तरीके से ये नजूल की जमीन पर पूरी बिल्डिंग बनाई गई, उसके तथ्य भी मेरे पास है कि ये बिल्डिंग इतनी बड़ी बनी कैसे और बिल्डिंग पर लगातार कार्रवाई कैसे नहीं हुई, और जो लोग इसमें रहने के लिए आए वो किस तरीके से उनको कब्जा दिया गया। निश्चित रूप से जो लोग उसमें रहे हैं उनकी परेशानी और शासन उनकी परेशानी को समझता है। सरकार की पूरी मनसा, सरकार की मनसा उनकी मदद के साथ है, उनके सहयोग के साथ है। मगर जिस तरीके से नजूल की बिल्डिंग पर लगातार इतनी बड़ी बिल्डिंग बना करके खड़ी कर दी गई, 2016 में एलडीए की तरफ से उसे नोटिस भेजा गया और 2016 में ही उसको सील कर दिया गया था। दूसरा, 2019 में ही इसी अपार्टमेंट को तोड़ने का आदेश जो है वो न्यायालय ने दिया था, और अभी 6 महीने पहले भी उसको तोड़ने का आदेश दिया गया और उसको खाली करने का भी आदेश कराया गया एलडीए की तरफ से। और उसी 6 महीने के अंदर, जब वहां पर कोई कब्जा नहीं था, और 6 महीने के अंदर वहां 6 परिवारों को कब्जा दे दिया गया, और 6 परिवार ऐसे थे, उन परिवारों से आधे पैसे लेकर के लगातार जिस तरीके से लगातार कार्रवाई हो रही थी, और कार्रवाई के हाथ में हाथ ही उनको जवाब मैंने कब्जा देना शुरू कर दिया था। दूसरी बात शुभम जी, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से अगर एलडीए का नोटिस भी था, एलडीए 6 महीने पहले कार्रवाई भी कर रही थी, तो ये सब जानकारियां भी मुझे लगता है खरीदारों के पास में भी थी। मेरी पूरी सहानुभूति उनके साथ है। उन्होंने जिस तरीके से उस खरीद को करने का काम किया, रेरा से रजिस्ट्रेशन, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि भाई कोई व्यक्ति क्या देखेगा, मगर कहीं ना कहीं इसमें एलडीए का अगर दोषी माना गया है तो उस दोषियों पर भी कार्रवाई करने का भी काम किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 8 ऐसे इंजीनियर और अफसर पर दोषी करार देकर के उन पर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें परिवर्तन प्रभारी, वैवध प्राधिकार, एई और जेई जैसे समेत ऐसे 8 लोग हैं जिनको दोषी करार दिया गया है। शासन को उसकी रिपोर्ट पहुंची गई और उन पर निलंबित करके उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। और आज ही हाल ही में हमने देखा है कि हाईकोर्ट ने उस पर स्टे दिया है, और स्टे आने के बाद उसकी सुनवाई की जाएगी। जो भी जनता के हित में होगा, जो भी उनके रहने के हित में होगा, वो निर्णय करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। दीपक जी, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए नोएडा में फ्लैट बायर्स को उनके फ्लैट पे पोजीशन नहीं मिल रहा था, कब्जा नहीं मिल रहा था। उसके बाद बहुत बवाल हुआ था। जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी उस समय एक 3 मेंबर कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें सुरेश खन्ना जी, सतीश महाना जी और एक और सज्जन थे। उसके बाद भी आज की स्थिति मैं आपको बताता हूं, और अथॉरिटीज के भ्रष्टाचार का आलम यह है कि नोएडा में कम से कम 50 सोसाइटीज में आपको बता सकता हूं जहां पे पोजीशन तो है लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई है। रजिस्ट्री इसलिए नहीं हुई है कि बिल्डर को एनओसी नहीं मिला है अथॉरिटी की तरफ से। एनओसी इसलिए नहीं मिला है कि बिल्डर ने पैसे नहीं जमा किए हैं। सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, रेरा कुछ नहीं कर पा रहा है। इसका क्या सोल्यूशन है? देखिए शुभम जी, मयंक जी, सॉरी, उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी कोई भी शासन की जांच सामने आती है, और उत्तर प्रदेश के अंदर आज जब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है,
तब से जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने आपको का इसका काम मतलब किया है। आपको अंदाजा नहीं है? नहीं, आपको नहीं पता है। सरकारी जमीनों को मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, काम किया है, मेरी बात सुनिए, दिलाने का काम, मेरी बात सुनिए। आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है अथॉरिटी को कम से कम सुनिए, कम से कम 2 महीने तक लगातार ट्वीट किया है उस सोसाइटी। मैं सोसाइटी का नाम भी बताता हूं आपको, सुपरटेक के सोसाइटी है, उसके निवासियों ने 2 महीने तक अथॉरिटी को, सीएम को, सबको टैग करके ट्वीट किया। आज तक उनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है। दूसरी बात आपको बताता हूं, नोएडा के सेक्टर 94 में ये ट्विन टावर 24 मंजिला कैसे बन गया भाई? अथॉरिटीज के करप्ट अफसरों को आखिर उनके खिलाफ ये सरकार क्या एक्शन ले रही है? ना मयंक जी उस पर भी जी बोलिए। मैं कह रहा हूं जिसकी बात आप बता रहे हैं उसकी जांच, उस पर भी कार्रवाई हुई है ना? कार्रवाई हुई है। एक बात बताइए कि आखिर बायर क्या समझेगा? रेरा आपने बनाया, रेरा सबसे इंपॉर्टेंट संस्था है, रेरा का ही मखौल उड़ रहा है, यहां लखनऊ उड़ रहा है, आपकी राजधानी में उड़ रहा है, तो बायर आखिर क्या सोचेगा भाई कि सरकार क्या कर रही है हमारे हितों की सुरक्षा के लिए? नहीं, बिल्कुल बायर्स के साथ सरकार है, बायर्स के पूरी सहानुभूति। वो जमीन रेरा से अप्रूव कैसे हो गई? ये यजदान बिल्डर की जमीन रेरा से अप्रूव कैसे हो गई? इसका जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा। अगर आप जिस बिल्डिंग की चर्चा के लिए आज हम सब लोग हुए हैं, इस बिल्डिंग की कार्रवाई तो लगातार 2016 से चल रही है ना? चल रही है, लेकिन रेरा अप्रूव कैसे हो गया? पर नोटिस दिया गया है 2019 में, उसमें न्यायालय ने नोटिस दिया। सुनिए, रेरा तो बाद में बना है ना, रेरा का गठन तो बाद में हुआ ना डीसी चंदानी जी, मुझे लगता है 2016 के बाद बना है। जी हाँ, 2016 के बाद बना है। तो 2016 के बाद अगर रेरा का गठन हुआ है तो रेरा में वो अप्रूव कैसे हो गई वो इमारत? मैंने ये भी तो बताया मयंक जी कि जो भी इसमें दोषी है उस पर कार्रवाई भी हो रही है। नहीं, और सवाल ये नहीं है। सुनिए, क्राइम हो जाने के बाद, मर्डर हो जाने के बाद उस दोषी के खिलाफ तो एक्शन होगा ही होगा, ये तो आपका नैतिक दायित्व है। सवाल ये उठता है कि क्राइम ना हो या इस तरह की लूट मार ना हो और उपभोक्ताओं के मन में, बायर्स के मन में सरकार के प्रति विश्वास हो, उसके लिए रेरा का गठन हुआ था। अब रेरा ही फेल्योर है, उसके लिए क्या किया जाए? डीसी चंदानी जी, आपसे एक रिएक्शन। सर ऐसा रमन भाई, ये प्रॉपर्टी का जो सेक्टर है ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है। 42 उद्योगों को ये रोजगार देने वाला सेक्टर है, लेकिन ये असंगठित रहा और स्वतंत्रता से अभी भी असंगठित है। स्वतंत्रता से आज तक इस सेक्टर के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। इस सेक्टर पे अगर ध्यान दिया जाए, और देखिए हर विकास प्राधिकरण के अपने अलग कानून हैं। बनारस में आप जाइए तो अलग कानून है, कानपुर में जाइए तो अलग कानून, गाजियाबाद में अलग कानून, जबकि सब विकास प्राधिकरण एक सा ही कार्य कर रहे हैं। इन सबकी एक रूपता को रखते हुए एक कानून होना चाहिए। कानून एक है नहीं, अलग अलग जगहों में। अब रेरा की बात आपने की, अंसल के अंदर 2500 केसेस रेरा ने जजमेंट दे दिया है, लेकिन अब वो जजमेंट लेके बंदा जाए कहां? अंसल वाले उसके बाद भी नहीं सुनते। हमने इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाई नीति, उसमें जितनी खामियां हैं उसको ठीक कौन करे? तो ये सारे सिस्टम को एक बार चेक करके सिस्टम को सही बनाना पड़ेगा। बहुत सही आपने सवाल उठाया। आप बताइए। चंचल यादव हमारे साथ जुड़े हैं, एक रिएक्शन उनसे लेते हैं। चंचल यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। चंचल यादव जी, एक बात बताइए कि रेरा, जैसे अंसल का एक एग्जाम्पल दिया है कि अंसल के खिलाफ रेरा ने हजारों केसेस का निस्तारण कर दिया है, उसके खिलाफ ऑर्डर दे दिया है, लेकिन लेके जाए कहां? यानी कि रेरा का कागज, रेरा का ऑर्डर भी एक मुखौटा है। बिल्कुल। देखिए रमन जी, सबसे पहले मैं बताऊं कि आप अगर देखें, अभी सर ने बहुत बेहतरीन बात कही है कि जो विकास प्राधिकरण है अलग अलग जिलों में अलग अलग इनका काम करने का तरीका है, जबकि एक तरीका एक होना चाहिए। आज के टाइम में मैं स्पष्ट तौर से कह सकता हूं कि जो विकास प्राधिकरण है एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके हैं। मैं आपको बताऊं, आजमगढ़ जिले में भी देखिए, मतलब आप समझिए कि एक आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करिए, आप वहां बंदा जाएगा, 1.5 से 2 लाख रुपया आपसे ले लेगा, आप बनाओ। तो इसी तरीके से सारे के सारे जिलों में, अभी लखनऊ के अंदर सारे के सारे क्षेत्रों में अगर आप देख लें। दूसरी बात, जो एलडीए हमारी लखनऊ की बात हो रही है, यहां के अंदर मैं आपको बताऊं कि यहां पे तो पहली बात कोई उस तरीके से ये लोग जो है ना तो कोई सोसाइटी लेके आते हैं, कम से कम आम आदमियों से मकान खरीद सके। और आप देखें अगर एलडीए द्वारा जो भी प्रोजेक्ट इनके हैं,
आज के टाइम में वो कितने काफी लेट चल रहे हैं। वो समय से न तो कभी पूरा होते हैं, न तो समय से कोई काम होता है। आप देखिए जितने की सारी रोडें इनके जो डेवलप करने की जो रोडें हैं वो भी कहीं कोई डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। मैं ये निश्चित तौर से स्पष्ट तौर से कर सकता हूं कि आज के टाइम में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, दीपक सोनकर जी आपसे सवाल पूछना चाहूंगा मेरी बात जी अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा था कि आप सोचिए आज के टाइम अगर आप देखिए जो बायर्स हैं, सोचिए आदमी ना जाने कितनी खुशियों का त्याग कर करके छोटी छोटी सेविंग्स कर करके एक सपने को सजाता है कि चलो भाई हमारा एक मकान लेंगे, और लेकिन उस वो मकान खरीदने जाता है तो बहुत सारी चीजें ऑब्वियस सी बात रेरा देखता है। अब रेरा देखने के बाद वो क्या देखेगा? और मैं ये कहता हूं कि ये सब चीजें अगर मान लिया, अगर जैसे आपने बताया कि भाई चलो ये नजूल की जमीन थी, तो ये रजिस्ट्री के समय भी आपको क्या नाम, दीपक सोनकर जी से एक सवाल। दीपक सोनकर जी एक बात बताइए, फ्लैट्स की रजिस्ट्री भी हो गई और आपको भी अच्छी तरह पता है कि आज की तारीख में एक ही जमीन को 5 लोगों के नाम पर रजिस्ट्री हो जाती है। रजिस्ट्री विभाग को सिर्फ स्टाम्प शुल्क से मतलब होता है, उसको इस बात से मतलब नहीं होता है कि वो जमीन किसी और की है या फ्लैट किसी और का है। एक बात बताइए, आज के कंप्यूटर के जमाने में जहां सारे अभिलेख बिल्कुल कंप्यूटराइज्ड हैं, आपकी सरकार क्या कर रही है इस चीज को रोकने के लिए? देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का संदेश है डिजिटल इंडिया के माध्यम से, और लगातार हमने देखिए विधानसभा को भी कंप्यूटराइज किया है और डिजिटल के माध्यम से किया है। अरे विधानसभा छोड़िए, रजिस्ट्री ऑफिस की बात कीजिए, उत्तर प्रदेश रजिस्ट्री ऑफिस की बात कीजिए, रजिस्ट्री ऑफिस की बात कीजिए। जी रमन जी, आप पहले तो मैं आपके नाम को गलत, मुझे लगता है टेक्निकल प्रॉब्लम से कारण से मैं आपसे जी कोई बात नहीं, गलत मुझसे लिखता, मैं आपसे माफी भी चाहता हूं। आपका नाम रमन जी है। तो रमन जी मैं आपको बताऊं कि देखिए हम लोग लगातार आधुनिक की तरफ बढ़ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार बढ़ती हुई रजिस्ट्री है, इतनी बड़ी फाइलें हैं, इतनी बड़ी प्रक्रिया है, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, हम लोग भी उस प्रक्रिया में बढ़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर मैं आपके साथ विश्वास व्यक्त करता हूं कि बिल्कुल इसको कंप्यूटराइज करना चाहिए, मैं इस बात से भी सहमत नहीं। लेकिन सरकार कर क्या रही है? आप सरकार के प्रवक्ता हैं तो आप बताइए सरकार क्या कर रही है? चंचल यादव सवाल पूछिए इनसे। पूरी प्रक्रिया के साथ तत्परता पर तैयार है, और ऐसी रजिस्ट्री प्रक्रिया को, मुझे लगता है आज भी हम लोग प्रक्रिया का आधुनिकीकरण से कर सकते हैं। दीपक भाई एक सवाल है, रजिस्ट्री को कर सकते हैं। दीपक भाई एक सवाल मेरा है, अभी देखिए जो टोकन सिस्टम से रजिस्ट्रियां करने का प्रावधान रखा गया है, रमन जी मैं बताऊं आप बिलीव नहीं करोगे, एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार की एक और लेयर चढ़ा दी गई है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे अगर आपको बाराबंकी में रजिस्ट्री कराने जाना है तो आज आपको रजिस्ट्री के लिए आपको डेट लेनी पड़ेगी, तो आपको 25 से 30 दिन बाद आपको डेट मिलेगी, और आज ही आपको स्टैम्प आपको परचेज करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे ने अगर आज अगर उसने अप्लाई किया तो कम से कम 30 दिन बाद उसको डेट मिलेगी। तो अगर आज आपकी डेट अगर मान ली 14 तारीख है तो आपको 30 दिन अगले 14 तारीख को आपको डेट मिलेगी। और 14 तारीख को खुदा न खास्ता अगर आप नहीं रजिस्ट्री पे पहुंच पाए या बायर या सेलर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फिर से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये समझिए कि आज के टाइम में चीजों को सरल करने के बजाय ये एकदम उलझाते चले जा रहे हैं। अभी देखिए ये दीपक जी जवाब दीजिए, ये टोकन सिस्टम शुरू किया है, ये एक तरीके से सिस्टमैटिक, और ये क्या नाम है, सिस्टमैटिक भ्रष्टाचार का अड्डा हो चुका है। आप ये जान लीजिए, ये बता रहा हूं आपको मैं भी। दीपक जी जवाब दीजिए। 2-3 लोगों को मैं जानता हूं आए दिन चंदानी जी ये प्रक्रिया परसों से चली आ रही, और इस प्रक्रिया को बदलना चाहिए। टोकनाइजेशन सिस्टम अभी 1 महीने से शुरू हुआ है। टोकन सिस्टम दीपक भाई जानकारी आपको नहीं है, टोकन सिस्टम 1 महीने शुरू हुआ है अंदर लगातार प्रदेश, और वहां पे उनकी फाइलें, उसकी प्रक्रिया लगातार प्रक्रिया में चल रही है। मैं ये कह रहा हूं कि आज आपने अगर टोकन अप्लाई किया तो आपको स्टैम्प परचेज करना पड़ेगा। स्टैम्प परचेज करने के बाद ही आपको रजिस्ट्री जो है क्या नाम है, इनका ये कहना है कि 1 महीने पहले से ये व्यवस्था शुरू हुई है। अभी 1 महीने पहले शुरू हुई है, शायद जानकारी होगी इनकी। और केवल 90 रजिस्ट्री एक दिन हो सकती है। अब अगर जिस तहसील में अगर 150 रजिस्ट्रियां हो रही हैं, वो 150-60 रजिस्ट्री अगले जुड़ जाती है। के लिए ये प्रक्रिया शुरू करी गई है, और धीरे धीरे जिस तरीके से इतना बड़ा विशाल उत्तर प्रदेश के, मुझे एक बात बताइए दीपक सोनकर का काम किया जा रहा है। दीपक सोनकर जी एक बात बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोई फ्लैट बायर अगर जा रहा है कोई जमीन खरीदने या कोई फ्लैट खरीदने, तो सरकार की तरफ से कौन सी संस्था है जो इंश्योर करे उसको कि तुम जहां पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सुरक्षित रहेगी और आपकी इन्वेस्टमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी? कौन सी संस्था है आप बता दीजिए। देखिए बिल्कुल दूसरे तरीके आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि व्यक्ति जिस तरीके से रेरा है या अपनी रजिस्ट्री को चेक कराने का काम करते हैं या अपनी जमीन खरीदने के लिए रजिस्ट्री कराता है, तो सरकारी ये सब संस्थाएं हैं। तो जिस तरीके से उन्हीं प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति खरीदता है, कौन सी संस्था की बात कर रहे हैं आप? कहीं रेरा में
रेरा में या ऐसे अगर हम इस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो इस बिल्डिंग में जो भी दोषी नहीं, इस बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं इस बिल्डिंग की बात ही नहीं कर रहा हूं। एक बात बताइए कि क्या रजिस्ट्री ऑफिस इतना सक्षम है कि आप किसी जमीन को लेने जा रहे हैं तो आप पता लगा सकें, अगर अंदर घुस के आप पता नहीं लगाते हैं तो आप पता लगा सकें कि वो जमीन 5-4 लोगों को और बिक चुकी है? क्या इसका कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है? क्या कोई रेगुलेटरी? बिल्कुल आप पता लगा सकते हैं कि जिस तरीके से मान लीजिए उदाहरण के रूप में मेरे नाम पर कोई रजिस्ट्री है तो उसको हम ऑनलाइन रूप से देख करके उसकी खसरा खतौनी निकाल सकते हैं, उसमें पूरी हिस्ट्री उसकी निकल के जाएगी। अच्छा एक बात बताइए उस नक्शे के हिसाब से एक बात बताइए तो वही जमीन 5 लोगों को रजिस्ट्री सिर्फ इसलिए हो रही है कि सरकार को स्टैंप शुल्क मिल रहा है? देखिए कैसे रजिस्ट्री कैसे हो जा रही है? देखिए रमन जी, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो आधुनिकीकरण करने में कहीं समस्या आ रही तो उसको लेकर के सरकार प्रयासरत है और कहीं ऐसी समस्या आती है उसका समाधान भी करती है। नहीं, क्या समाधान निकल रहा है वही जानना चाहता हूं मैं। उसका समाधान करने का काम करती है। चंदानी जी आप पूछिए क्या समाधान निकाल रही सरकार? सोनकर जी, मेरा एक सुझाव है, ये सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसको लावारिस नहीं छोड़ा जा सकता। मेरा एक सुझाव है, आप कहते हैं अवैध निर्माण, हम जब स्टडी टूर पे दूसरे देशों में जाते हैं, आज दुबई में अवैध निर्माण क्यों नहीं होता? मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं होता है। वहां पर किसी भी बिल्डिंग की अगर आप छत डालेंगे तो आपको जेई और एई का सर्टिफिकेट लेना होता है कि ये छत कानून के अनुसार पड़ी है। नहीं, यहाँ भी अगर वो कानून के अनुसार नहीं पड़ी है तो वो जेई और एई सस्पेंड होता है। अगर इस सिस्टम को हम इंडिया में क्या, अपने भारत में क्या, लखनऊ में लागू कर दें, एक भी बिल्डिंग अवैध नहीं बन सकती। आप एक बात बताइए। दूसरी बात, एक मिनट रमन जी, मैं पूरा कर देता हूं। दूसरी बात, एक कोई ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म दीपक जी बनाइए जहां पर एक्सपर्ट लोग आकर सुझाव देकर निरंतर उस कानूनों में सुधार करवा सकें जो कानून हमारे प्रॉपर्टी सेक्टर को रेगुलेट करें। वो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाइए। मैं किसी भी सरकार की नीयत के खिलाफ नहीं हूं, हर आदमी चाहता है सरकार अच्छी चले, काम अच्छा हो, लेकिन हम सिस्टम बनाने में फेल हो रहे हैं। माय डियर, सिस्टम को बनाइए। सिस्टम बनाने की अगर हमारी नियत होगी तो सिस्टम बन जाएगा, बस मेरा इतना निवेदन। दीपक सोनकर जी, आपको याद होगा कुछ साल पहले नोएडा के ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक गांव था शाहबेरी, वहां पे एक इमारत जमींदोज हुई थी, उसमें तमाम लोग मारे गए थे। ये वही इमारत थी जो अवैध जमीन पर बनी थी। अवैध जमीन मतलब वहां लाल डोरा की जमीन पे अवैध तरीके से जितनी हाइट की बिल्डिंग बननी चाहिए उतने से ज्यादा बनता रहा, और नियम कानून सब बने हैं कि इसका नक्शा पास नहीं होना चाहिए, इस पे इंजीनियर्स की विजिट होनी चाहिए, इस पे तमाम बंदिशें होनी चाहिए, लेकिन वो सारी चीजें पैसे लेके खत्म हो रही है। तो एक बात ये बताइए मुझे, उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि आपकी सरकार ने ये जो सुनियोजित भ्रष्टाचार है जो अथॉरिटीज करती हैं, जितनी अथॉरिटीज हैं, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, अथॉरिटीज करती हैं, बायर्स के हितों के साथ खिलवाड़ करती हैं और बिल्डर्स करते हैं, तो इनके खिलाफ सरकार ने क्या मैकेनिज्म बनाई है कि बायर्स के हितों को सुरक्षित रखा जा सके? देखिए रमन जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से कहीं भी उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, जहां लोग भ्रष्टाचारियों का सहयोग करते थे, ऐसी संस्थाओं के साथ में खुद गरीबों की जमीनों को हथियाने का काम करते थे, आज उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसी संस्था हो या कोई प्रशासन का हो या किसी चीज में लिप्त हो, अगर वो जांच में दोषी पाया जाता है तो निश्चित रूप से, अरे जांच की बात तो बात की है सर, करने का काम किया है। सुनिए दीपक सोनकर जी, सुनिए मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपकी बात पूरी सुनूंगा। एक बात बताइए, 24 मंजिला इमारत नोएडा में ट्विन टावर जो सरकारी जमीन पे भी कब्जा करके बन गई थी, एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन करते हुए बनी थी, रातों रात तो बनी नहीं होगी। नहीं तो उसके बाद वो तो कोर्ट ने किया ना, आपकी सरकार ने क्या किया? आपकी सरकार ने तो बनने दिया। नहीं तो बिल्डिंग का निर्माण कब से चल रहा था? नहीं, कब, जब से भी चल रहा हो बिल्डिंग का निर्माण, आपकी गवर्नमेंट भी तो थी ना, आपकी गवर्नमेंट भी थी। अच्छा, वो तो एक बिल्डिंग है, वो तो एक मिसाल है सर, वो तो एक मिसाल है। उत्तर प्रदेश के कोने कोने में ऐसी बिल्डिंगें बन रही हैं। निर्दोष पर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और दोषी पर भी बिल्कुल बचना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, ये तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अदर सिचुएशन है कि किसी के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए जो इस तरह का काम कर रहा है, लेकिन एक्शन हो नहीं रहा है ना, प्रॉब्लम ये है, एक्शन हो नहीं रहा आज भी। मैं वही कह रहा हूं रमन जी कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो निर्दोष है उस पर कहीं किसी प्रकार की
कोई कार्रवाई करने का काम अगर करा हो सरकार ने, और ऐसा निर्दोष, अरे दोषियों पर भी तो कार्रवाई नहीं हो रही है चंचल यादव। सरकार की रहती है और यही सरकार के, और जो दोषी है वो बचना नहीं चाहिए, उस दोषी पर कार्रवाई करने का भी काम करती है चंचल यादव। आप देखिए ना कितने करोड़ों की संपत्ति लोगों ने, किसने सरकार के साथ मिलकर के कैसे गरीबों की जमीनों को हथियाने का काम किया। अभी हथियाई जा रही जमीनों को सरकार की जो सरकारी जमीन थी उसको बड़े बड़े प्लॉटर हैं, आवाज देने का काम अभी आप देखो बड़े बड़े बिल्डर्स, बड़े बड़े प्लॉटर हैं, एक एक जमीन की 4-4-5 बार रजिस्ट्रियां हुई। दीपक सोनकर जी, आपके लखनऊ के इर्द गिर्द में, आप यहीं रहते हैं ना, आपके लखनऊ के इर्द गिर्द में हजारों ऐसे फर्जी प्लॉट बेचने वाले आपको मिल जाएंगे जिन पर किसी का कंट्रोल नहीं है, जो बिना लैंड यूज चेंज किए हुए जमीन बेच रहे हैं। सरकार कुछ नहीं कर पा रही है उनका, इनको रेगुलेट करने के लिए कुछ है? सरकार के ध्यान में, अगर सरकार के प्रशासनिक व्यक्तियों में ऐसे बैठे हुए व्यक्ति लैंडलॉर्ड, उनकी जांच आती है तो उस पर कार्रवाई होती है। जांच आने का नहीं, ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, मेरी बात समझिए। देखिए एक मिनट, ये मैकेनिज्म ये होनी चाहिए कि इस तरह की संस्थाएं पनपने ना पाए, इसको बोलते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ये नहीं है कि कोई आदमी ठगा जाए उसके बाद आपको कंप्लेन करे, आप उसको घुमाते रहिए फाइल लेके, ठगी होने ना पाए। मैकेनिज्म तो ये होनी चाहिए ना। देखिए रमन जी, इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये, कम से कम एक सिंगल विंडो सिस्टम ऐसा होना चाहिए। कम से कम जो भी डेवलपर हैं, जो लोग भी काम करने वाले लोग हैं, उनको एक ऐसा सिस्टम हो, कम से कम वहां पे सारी चीजें, उनको सारे अप्रूवल, सारे लीगल्स एस्पेक्ट मिल लें। अब है क्या, अब आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए नगर निगम है, नगर निगम में लगातार बीजेपी कई सालों से कब्जा है, लेकिन आप देखें नगर निगम में इतना भ्रष्टाचार है आज के टाइम में, चाहे वो क्या नाम कर वसूली से लेकर के, हाउस टैक्स से लेकर के, और बहुत सारी चीजें हैं। कोई भी आप रोड देख लो, कोई नाली देख लो, जितने भी हैं सब, मतलब आप देखेंगे कि पूरा भ्रष्टाचार का एक तरीके से बहुत बड़ा पर्याय बन चुका है। चंचल, मैं एक बात रोकता हूं आपको, नगर निगम की बात चंचल भाई ने उठाई, मैं सोनकर जी सिर्फ एक बात कहता हूं कि जैसे सर्किल रेट आप डिसाइड करते हैं, वैसे आप रेंट रेट डिसाइड कर दीजिए। भाई ये राणा प्रताप मार्ग है, यहां 2 रुपए फुट जो है नगर निगम टैक्स है, बंदा जाए अपना फ्लैट नापे 650 फुट गुणे 2, 1300 रुपए फुट, 1300 रुपए हुए, जाके जमा करके रसीद अपने पास रख ले। ये इंस्पेक्टर आगे रिपोर्ट लगाएगा तब जमा होगा, ये भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार है। इसको रोकने के लिए प्लीज कुछ करिए, और इसकी लेयर प्लेटफॉर्म बनाइए जहां प्रॉपर्टी सेक्टर के बारे में अनवरत बात होती रहे। अब सिस्टम को इतना फूल प्रूफ, इतना बढ़िया बना दें, जैसे दुबई और सिंगापुर चमक रहे हैं, वैसे ही मेरा लखनऊ भी चमकना चाहिए, और सिस्टम बनाया जा सकता है। और मैं जानता हूं इस समय जो सरकार है आदित्यनाथ जी की, योगी जी महाराज की, वो ईमानदार सरकार है, और योगी जी ठान के बैठे हैं इसको बनाने के लिए। बस हम उनका साथ देके सिस्टम ऐसा बनाएं कि फुल प्रूफ सिस्टम बन जाए। चंचल यादव, देखिए मैं आपको बताता हूं, अभी एक छोटा सा वाक्य बताऊं। आजमगढ़ जिले से आता हूं मैं, मंदुरी एयरपोर्ट की जमीन एक्वायर की जा रही है। जमीन लगातार किसान वहां पे कम से कम 35 से 40 दिनों से लगातार धरने पे हैं, और जबरदस्ती की जा रही है, और नहीं तो मतलब कई सारे लोगों को मार पीट करके जेल में डाल दिया जा रहा है। बस केवल आदमी अपनी बात रखना चाह रहा है। आप पूरे 2-3 ग्राम पंचायतें आप खत्म कर दे रहे हो, आप उनको बसाओगे कहां पे, उसके बारे में आप बात नहीं कर रहे हो। आप सारी मेजरमेंट कर ले रहे हो, वो लोग जाएंगे कहां पे, उसकी कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हो आप। तो आप जहां तक आपने कहा कि भाई बहुत ईमानदार सरकार है, मैं आपको बताऊं सर कि एक एक डिपार्टमेंट की बात बताऊंगा जहां भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, चाहे मेडिकल। देखिए दीपक सोनकर जी, सच्चाई ये है कि बिल्डर लॉबी और अथॉरिटीज के भ्रष्टाचार के आगे सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, हर सरकार की बात कर रहा हूं, और मैं एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई थी नोएडा अथॉरिटी की। नोएडा अथॉरिटी को एक राहत मिली है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको यह कहा है कि आप बिल्डरों से बकाया वसूली कर सकते हैं। कई 100 करोड़ का, हजारों करोड़ का मामला है। खैर, सवाल यह उठता है, एक बात बताइए कि सरकार अगर लाचार नहीं रहती तो मैं जिस रजिस्ट्री का उदाहरण दे रहा हूं आपको, सारे पैसे जमा हो चुके हैं, 2 साल से उस फ्लैट में लोग रह भी रहे हैं, उसके बाद भी अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई है। क्यों रजिस्ट्री नहीं हुई है? इसलिए कि उस फ्लैट का एनओसी नहीं मिला है बिल्डर को एनओसी, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट इसलिए नहीं मिला है कि बिल्डर का पैसा बकाया है। एक बात बताइए, ऐसी चीजों को रोकने के लिए और ग्राहकों को सुरक्षा देने के लिए, उनको राहत देने के लिए सरकार के पास कोई मैकेनिज्म है?
देखिए, जिस तरीके से लगातार चला आ रहा है प्रक्रिया है, और भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार पर पूरा रोक आप लगाने एक ही का रट काम लगाए किया, हैं, चाहे भारतीय विभाग जनता की पार्टी बात हो। भारतीय जनता पार्टी एक ही रट लगाए हैं। मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहा नहीं, हूं, नहीं, आप ये बात बताइए तो ना। रमन जी, आप मेरी बात नहीं सुनना चाह रहे जी हैं। बोलिए। नहीं नहीं, आप जिस तरीके से कह रहे हैं उस तरीके से आप बात नहीं सुनना चाह रहे हैं। जी बोलिए बोलिए, आपको पूरा मौका है। बोलिए दीपक जी। हाँ, देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चल रहे भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का काम अगर सरकार ने किया है, तो ये अपने आप में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने जो भी दोषी भ्रष्टाचार में पाया गया, गरीबों की जमीन पर कब्जा करके पाया गया, उनको प्रताड़ना करने के पाया गया, उस पर कार्रवाई करने का काम किया है। और लगातार सरकार बढ़ते हुए कदम के साथ में उत्तर प्रदेश को डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश बना रही है। आज कैसे लगातार बढ़ते हुए, जहां उत्तर प्रदेश को क्राइम स्टेट जाना था, आज जीरो टॉलरेंस क्राइम पर भी रोक लगाने का काम किया है सरकार ने। आज जिस तरीके से ये भी बढ़ते हुए कदमों के लगातार डेवलपमेंट डिजिटल के माध्यम से बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि जिस तरीके से सरकार योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम किया है, और जो क्या आपने, आप देखिए, आप दीपक जी सुनिए, दीपक जी सुनिए, दीपक जी मैं बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं और आप वही रटाई रटाई चीजें बोल रहे हैं जो भाजपा प्रवक्ता बोलते हैं। मेरा सवाल ये है कि जो भी बायर्स हैं, मैंने एक रजिस्ट्री वाला एग्जाम्पल दिया आपको, बहुत सारे एग्जाम्पल है, यजदान बिल्डर वाला एग्जाम्पल है जहां पे रेरा अप्रूव था। इस तरह के धोखाधड़ी से बचने के लिए सरकार के पास कोई मैकेनिज्म है, ये पूछना चाहता हूं मैं। कोई मैकेनिज्म नहीं है रमन जी, मैं बता देता हूं कुछ चीजों को। सुनिए, दीपक जी नहीं जवाब दे पाएंगे। अभी क्राइम की बात कर रहे थे, आप केवल क्राइम रोक दिया, ये कर दिया। आप जो हमारी एनसीआरबी की डेटा उसके ऊपर बात नहीं करोगे। आप क्राइम रोकने के लिए आपने क्या डेवलप किया, आपने क्या किया? हम लोगों ने 1090 वुमेन पावर लाइन लेके आए। चंचल यादव, मेरी बात सुनिए, सॉरी टू से रमन जी, आपके सरकार के समय में अपराधियों को थाने से लोग छुड़ा के लेके जाते थे। अरे सर, इसमें कोई बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। दिया करते थे, अपराधियों की बात कर रहे हैं आप। अब मैं सुन तो लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। मेरी बात अंतर हो रहा है। मेरी बात तो समझ लीजिए रमन जी, मैं बोल रहा हूं, एक मिनट बोलिए। हम लोगों ने अपराधियों पे लगाम लगाने के लिए, क्राइम पे लगाम लगाने के लिए हम लोगों ने 100 डायल 100 लेके आए। गांव था वहां, डायल 100 सुन लीजिए। आपके समय लॉ एंड ऑर्डर ही इफेक्टिव नहीं था। क्या बात कर रहे हैं आप? डायल 100 आने की वजह से हो रहा है रमन जी, लॉ एंड ऑर्डर जो है तभी मेंटेन हुआ जब डायल 100 गाड़ियां आई हैं। सर एक मिनट सुन लीजिए। चलिए, और आज वुमेन पावर लाइन है, आप किसी मजाल है किसी महिला को छेड़ देखिए, वुमेन पावर लाइन जो हम लोग सरकार लेके आई थी, आपने क्या किया? हम लोगों ने पुलिस को हाईटेक किया। टॉपिक पर आइए, पुलिस की बात करिए, टॉपिक पर आइए। आज चंचल भाई एक मिनट, आज हम डिबेट कर रहे हैं प्रॉपर्टी के ऊपर। मेरा दीपक सोनकर जी, मेरा एक सुझाव नोट कर लीजिए, शासन तक पहुंचा दीजिए। एक ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में प्लेटफॉर्म या कमेटी बनाइए जहां पर बिल्डर, अफसर, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट और उपभोक्ता जाकर अपनी बात कहें, और ऐसा एक फूल प्रूफ सिस्टम बनाइए कि इस तरह की ठगी, इस तरह का अवैध निर्माण कम से कम उत्तर प्रदेश में बंद हो जाए। लेकिन डीसी चंदानी जी, मैं रोकना चाहूंगा। याद है बीजेपी गवर्नमेंट जब आई थी और उस समय नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लोगों को फ्लैट्स नहीं मिल रहे थे। इन लोगों ने 3 मेंबर कमेटी बनाई थी, वो कमेटी भी कुछ नहीं कर पाई। सवाल ये है कि बनाने का मतलब नहीं है वो कितनी इफेक्टिव है, कोई भी संस्था कितनी इफेक्टिव है। रेरा बना, रेरा को बहुत इफेक्टिव, बहुत फुल प्रूफ माना जाता था। रेरा का ये हाल है आज। रेरा को अधिकार नहीं दिए गए, रेरा को पूरे अधिकार दीजिए। रेरा के मुकदमे जो जजमेंट हैं उनके बाद बिल्डर सुनता नहीं तो आदमी जाए कहां? वो कहते फिर सिविल कोर्ट जाओ। सिविल कोर्ट का मतलब फिर वही तारीख पे तारीख। सर ऐसा कोई सोनकर जी सिस्टम बनाइए। ये प्रॉपर्टी के सेक्टर को लावारिस नहीं छोड़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा सेक्टर है, ये 42 उद्योगों को जीवन देने वाला सेक्टर है। मैं आपको बता रहा हूं, 42 उद्योगों को जीवन देता है ये सेक्टर। कृपया करके इस सेक्टर पे ध्यान देकर कोई ऐसी कमेटी बनाइए जहां बिल्डर, बायर, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट सभी जाके अपनी राय दें, और ऐसा दुबई और सिंगापुर जैसा फूल प्रूफ सिस्टम बने कि प्रदेश आगे ही आगे जाए। ये मेरा सुझाव है। दीपक सोनकर जी, बिल्कुल, जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार उत्तर प्रदेश में जनता, देश के प्रधानमंत्री जी पर भरोसा कर रही है, उसी भरोसे के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और बिल्कुल ठीक बात है कि जैसे ये रेरा है और इन संस्थाओं को भी तेजी से किए गए सुझाव के हिसाब से काम कर रहे हैं।
और बिल्कुल आधुनिकीकरण के तौर पर करने के लिए सरकार तत्पर है और सरकार निश्चित तौर पर जो अपने वेल्डर्स हैं उनके साथ है। दीपक जी, इसी लखनऊ के अंदर सैकड़ों ऐसे प्लॉटर हैं, डेवलपर हैं, बिल्डर्स हैं। अभी आपने देखा होगा साइंस सिटी से लेकर के हजारों हजार कस्टमर्स को धोखा देके भागे हैं। और ऐसा कोई दिन नहीं है, ऐसा कोई दिन नहीं जो आए दिन उसकी एफआईआर ना होती हो। लेकिन उस एफआईआर का क्या होता है? क्या वो कस्टमर जो अपनी खुशियां त्याग करके, छोटे छोटे सपनों का त्याग करके जो है 4 से 5 लाख 10 लाख इकट्ठा करके प्लॉट खरीदता है, उसको क्या मिलता है? यहां तो केवल आपके टाइम में अगर आप देखें, लखनऊ का नाम केवल धोखे का नाम हो गया है कि लोग अगर प्रॉपर्टी के नाम पे अगर बात करते हैं तो ये जो आप 6-7 सालों में जो आपने ये माहौल डेवलप किया है, ये डेवलप केवल आपकी ही दे रही है भाई साहब। और जानिए, इसके लिए आप लोगों ने कुछ किया नहीं है, केवल लोगों को गुमराह करने का काम किया है। आज के टाइम में बताइए ना, पहले चाहे जिस तरीके जितने से विकास प्राधिकरण है, आप देखिए धोखाधड़ी करते थे, आज सरकार की कानूनी कार्रवाई पर अपराधी धोखाधड़ी करने से, अरे ये बातें रिपीट करोगे आप, ये बातें आप रिपीट करोगे। अभी मैं एक एक घटनाओं की जिक्र कर दूंगा, एक एक जिले में कहां पे लॉ एंड ऑर्डर आपका सही है। अभी आप एक सामान्य आदमी एफआईआर कराने चले थाने, आपको मालूम हो जाएगा क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप मुझे बताइए ना, मैंने एग्जांपल आपको लिया है कि बहुत सारे ऐसे बिल्डर थे जिन लोगों ने धोखा देके गए हैं। अभी रमन सर ने सवाल पूछा था आपने, उस बायर्स का क्या, उस बायर्स के बारे में आपने क्या किया? वो बेचारे जिनको जो ठगा गया है उनके बारे में कोई आपके पास व्यवस्था है क्या? सरकार उसके बारे में सोच रही है? जिनके 10 लाख 15 लाख 20 लाख जो गाड़ी कमाई, जो आपके टैक्स ही कमाई, जो आपकी सरकार, मतलब जो बेचारे इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, पता नहीं ना जाने कितनी खुशियों त्याग करते हैं, उनके सपनों का क्या? आप मुझे बताएंगे? कोई ऐसी व्यवस्था है सरकार के पास? सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं, ना तो नियत है। नहीं, सारा काम नौकरशाही के भरोसे छोड़ के शांत होकर बैठ जाने से भी काम नहीं चलेगा। बिल्कुल उनके साथ पूरी सहमति है। और मगर जिस तरीके से ये लगातार उसकी जानकारी थी, तो उसकी जानकारी के साथ भी मुझे लगता है जागरूकता के साथ भी काम करना चाहिए था। अरे एक बात बताइए, अच्छा एक बात बताइए दीपक सोनकर जी, दीपक सोनकर जी, यजदान बिल्डर के बायर सब के सब बेवकूफ थे, चलिए मान लिया, मान लिया। एक बात बताइए, दिन रात जो लखनऊ के इर्द गिर्द जो बिल्डरों का और जो प्लॉटर्स का जो जंजाल फैला हुआ है, जाल फैला हुआ है, उसको रोकने के लिए कुछ कर रहे हैं आप लोग? या फिर कोई ना कोई कंप्लेन आ जाएगी, कोई ना कोई इसी तरह साइंस सिटी की तरह कोई लेके भाग जाएगा, उसके बाद आप लोग जागेंगे? देखिए रमन जी, उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरीके से बढ़ती हुई कार्रवाई चल रही है, अरे दीपक भाई ये लाइन तो देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में लगातार ये तो हमेशा बोले जा रहे हैं, काम किया क्या आज? जैसे आप बिल्डर्स की बात कर रहे हैं, तो उस पर पूरी प्रक्रिया करके, उसकी जांच प्रक्रिया करके उस पर कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। सरकार का काम जो दोषी उस पर कार्रवाई कराने का है ना। और इस चीजों को सरकार का काम सिर्फ ये नहीं, सुनिए, सरकार का काम सिर्फ ये नहीं है कि जो दोषी पाया जाए उस पर कार्रवाई की जाए। सरकार का काम ये भी है कि इस तरह का रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाए ताकि अपराध हो ना। मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूं, ये एक बहुत बड़ा विषय है लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन कम से कम बिल्डर्स को, आर्थिक अपराध की बात कर रहा हूं। आर्थिक अपराध की एक ऐसी मैकेनिज्म होनी चाहिए कि कोई धोखाधड़ी का शिकार ना हो। सिस्टम बनाइए, ऐसा सिस्टम जरूर बनना चाहिए। मेरा आपसे सुझाव है, इसको जल्द से जल्द कोई ना कोई मैकेनिज्म बनाइए जो मैकेनिज्म प्रोटेक्शन दे बायर्स को। काफी गरीबों का पैसा है इसमें डूब जाता है, वो बेचारे बहुत हलकान हो जाते हैं, जो रिटायर हो गए जीवन भर की पूंजी गवा। आज एक और खबर आई, लेवाना होटल, आज डीसी चंदानी जी, लेवाना होटल को जमींदोज किया जाएगा। चलिए ठीक है, वहां 4 लोगों की मौत हो गई थी, और लेकिन आज की तारीख में सैकड़ों होटल लखनऊ में आप जाके देखिए, कोई रियलिटी चेक करे, सैकड़ों होटल ऐसे चल रहे हैं जो मानकों के विपरीत हैं, जिनके पास फायर एनओसी नहीं है, जिनके पास फायर एग्जिट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कोई मैकेनिज्म तो होना चाहिए ना। रमन सर एक बस 30 सेकंड, लेवाना वाले हम लोग यहाँ डिबेट में बैठे थे आपके यहाँ, और आपको मैंने उसी दिन मैंने बताया था कि जो हो हल्ला हो रहा है, 1-2 दिन हो हल्ला होगा। उसके अलावा यही अधिकारी जगह जगह सारे होटलों पे एनओसी के नाम पर, फायर एनओसी लेके कई सारे एनओसी के नाम पर सारे होटलों से वसूली करेंगे। और यही हुआ, मैंने आपसे बोला चैनल के माध्यम से, और आज यहां फिर से बोल रहा हूं कि जब फायर एनओसी की बात आई, पूरे आपके जितने सारे होटल हैं सब पैसे देकर के सारे एनओसी लेके बैठ गए। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं था और क्या है? और आप कह रहे भ्रष्टाचार है ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। दीपक सोनकर जी, लास्ट रिएक्शन आपसे। मैं चंचल जी से ये पूछना चाहता हूं कि जब सरकार के या प्रशासन के व्यक्ति एनओसी किस आधार पर देंगे? उनको उनके फायर रेट को चेक करके, उनको जो आप जैसे मान लीजिए दीपक भाई में घटना हुई है तो पूरे जगह क्या माहौल है उसकी जांच प्रक्रिया करके उनके यहाँ ये व्यवस्था है कि नहीं है, ये उस व्यवस्था है नहीं तो एनओसी तो देनी पड़ेगी ना।
मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि जिस तरीके से अगर कहीं ऐसा कोई बात आती है, उस दुष्चार की बात आती है, तो उस पर कार्रवाई भी करी गई होगी। और ये जो लिबाना होटल है उस पर कार्रवाई करने का परिणाम देखिए आपके सामने आज आ गया। नहीं, आप चलिए, सवाल बहुत सारे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त की कमी है। दीपक सोनकर जी, चंचल यादव जी, डीसी चंदानी जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल अभी भी अनुत्तरित है कि आखिर यूपी में ऐसी मैकेनिज्म कब बनेगी जब रेरा जैसी संस्थाएं विकलांग नहीं, दिव्यांग नहीं, बल्कि वो फुल प्रूफ तरीके से काम करेंगी ताकि बायर्स के हितों को सुरक्षित किया जा सके। कुछ ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी जहां बिल्डर्स को कंट्रोल किया जा सके। कुछ ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी जहां अथॉरिटीज के भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके, ताकि ऐसी चीजें बार बार ना हो और निवेशक या कोई आदमी, आम आदमी जो अपने सपनों का आशियाना खोजने के लिए अपनी गाढ़ी कमाई लगा देता है, उसके आशियानों को उजड़ने से बचाया जा सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार।